नमस्कार साथियों, मैं रविरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपन जुड़ चुके हैं। फिर से अपने इरिगेशन के PYQs में पहले अपन ने स्ट्रीम शुरू की थी, फिर देश के हालात गड़बड़ाने की वजह से अपन ने सीरीज को बीच में रोकना पड़ा। आज से अपन रेगुलर 12:40 पे मिलेंगे। आज कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से अपन ने थोड़ा डिले किया है, कल से सब प्रॉपर हो जाएगा। आ रही है अब? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। अपने जेड 2024 का क्वेश्चन है, पानी की आवश्यकता। हाँ जी तनु नमस्ते, डॉक्टर राकेश सर हाय। शुरू करते हैं अपन आगे। पानी की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किस एक सूत्र के माध्यम से की जा सकती है। अब पानी की आवश्यकता की बात हो रही है तो अधिकतर बच्चे तो आंख बंद करके ये चीज फिक्स कर लेते हैं कि सर जो 11th क्लास के अंदर जो फॉर्मूला दे रखा है वहां पे प्लस 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 लगा हुआ है, इसलिए कहीं माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, घटाना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ जोड़ ही देंगे। फिर भी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में अपने को क्या पूछ रखा है, ET इवेपो ट्रांसपिरेशन प्लस AL जो आपका वाटर का अवेलेबल वाटर का या एक्यूमुलेशन लॉस कह सकते हो इसको आप, और WSO वाटर का जो स्पेसिफिक यूज होता है, स्पेसिफिक ऑपरेशंस, मतलब कि यह जो WSO वगैरह जो है ये टर्म अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बार चेंज हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, ये भी चेंज करके आपको पूछा जा सकता है। नहीं बी नहीं आएगा इसमें, ए ही आएगा, है ना। ये यहां पे स्पेसिफिक यूज वाले वाटर को घटा रखा है, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और यहां पर भी ये सिमिलर ऑप्शन हो गए, और ये यहां पर भी माइनस लगा रखा है तो ये भी इसमें नहीं होगा। इवेपो ट्रांसपिरेशन, भाई जितना जनरली अपन क्या बात करें, आपका जो प्लांट होता है, कोई भी प्लांट है उसका 99% तो इवेपो ट्रांसपिरेशन ही होता है। ये तो क्या है, इवेपो ट्रांसपिरेशन ही होता है। और इसमें ये आप AL जोड़ दो, एक्यूमुलेशन लॉस, इतना पानी यही चला जाता है। स्पेसिफिक यूज के अंदर 1% पानी आता है, ठीक है। प्लांट केवल 1% पानी को ही क्या करता है, प्लांट केवल 1% पानी को ही कंज्यूम कर पाता है स्पेसिफिक यूज के अंदर। और अपन बात कर रहे हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन और एक्यूमुलेशन लॉस दोनों 99% होते हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। ड्राई फार्मिंग में जब आप पढ़ोगे तो वो आपको बताता है कि जितना पानी कुल आपने पौधे को दिया मतलब प्लांट ने जितना कंज्यूम किया, प्लांट ने जितना कंज्यूम करने के बाद में उसमें से 99% आपका वाष्पोत्सर्जन में उसकी हानि हो जाती है। उसके अलावा अपन बात करें कुल जल जो देंगे उसकी भी हानि तो होनी है। मोटा मोटी रूप से बात यही है, आपने जो भी जल दिया उसका 1% ही आपके पौधे को प्राप्त होता है, उसको वो यूज कर पाता है, प्राप्त नहीं सॉरी कंज्यूम कर पाता है ना। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेत की क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच उपलब्ध जल कहलाता है। यह खेत की क्षमता, थोड़ा सा भाषा को बदल के लिख दिया गया है क्वेश्चन में, क्षेत्र क्षमता की बात हो रही है। क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु, इन दोनों के बीच में जो जल होता है, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा देंगे भाई, अब भी बढ़ा देंगे। काफी दिन बाद रेगुलर हुआ ना प्रोग्राम, धीरे धीरे फ्लो में आ रहे हैं, आपको पुराने वाली आदत होगी। क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच में जो जल होता है उसी को आप क्या कहते हो, उपलब्ध जल होता है सर वो। गुरुत्वाकर्षण जल, जो केशिका जल जो होता है वो थोड़ा सा अधिक हो जाए और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आ जाए और नीचे की तरफ चला जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण जल। आर्द्रताग्राही जल, जो आपकी सतह के ऊपर की तरफ जो होता है, ऊपर की तरफ जो जल होता है जो पौधों को प्राप्त नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे,
आर्द्रता ग्राही जल, और यहां पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा उपलब्ध जल। केशिका जल पौधों को प्राप्त होने वाला जल है, पौधों को प्राप्त होने वाला जल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्थायी मुरझान बिंदु, स्थायी मुरझान बिंदु मतलब स्थायी मलानी बिंदु की बात कर रहा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की, पीडब्ल्यूपी। स्थायी मुरझान बिंदु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचक फसल है। इंडिकेटर क्रॉप पीडब्ल्यूपी के लिए आंख बंद करके सूरजमुखी कर देंगे अपन, आंख बंद करके क्या कर देंगे, सूरजमुखी। पीडब्ल्यूपी का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, सनफ्लावर प्लांट, काफी बड़ा है ना, और जिसका फ्लावर इतना बड़ा होता है तो उसमें क्या है, जल्दी से मुरझाएगा, आपको तुरंत पता चल जाता है यदि कमी होती है जल की। तो पानी का उपभोग, पानी की वह मात्रा है, वाष्पीकरण, ये 23-24 में सिमिलर आ गया, बस वो शॉर्ट में पूछ लिया, ये थोड़ा डिटेल में लिख दिया। वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन, ये ईटी को ही शॉर्ट में लिखा गया है, सॉरी डिस्क्राइब करके लिखा गया है। वाष्पीकरण प्लस पौधों की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक जल, अच्छी बात है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन तो गायब कर दिया इन्होंने। वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस पौधों की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक जल, यह ऑप्शन जहां तक मुझे लगता है हो जाना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन प्लस, तो ये इसने वाष्पीकरण को खा गया, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट जवाब है। किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल अपन जानते हैं सर, जड़ क्षेत्र के पास में जो बूंद बूंद कर करके जो, उसको ट्रिकल कहते हैं इसीलिए है कि जड़ क्षेत्र के बिल्कुल पास में और बूंद बूंद करके, टपका टपका करके जो आपके पौधे को जल उपलब्ध करवाती है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इस ड्रिप सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन के नाम से अपन जानते हैं। किसको, ड्रिप सिंचाई विधि को। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है, अधिकतम जल उपयोग दक्षता, जेट सिंचाई विधि, बहुत ज्यादा पानी चाहिएगा, ये तो हाई प्रेशर से फेंकेंगे ना। फवारा सिंचाई विधि अच्छी है, जल उपयोग दक्षता क्षमता इसकी अच्छी होती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि इसकी तुलना में अच्छी नहीं होती है ना। बूंद बूंद सिंचाई विधि आपकी 90% तक वाटर यूज एफिशिएंसी कर पाती है, वाटर यूज एफिशिएंट कह सकते हो, या इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी है, 90% तक है। तो इसलिए इन कंडीशंस में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई विधि। यदि बूंद बूंद नहीं होता तो अपन फवारा विधि के साथ जाते। चलो आगे बढ़ते हैं। मृदा में जल की नीचे की ओर गति को कहते हैं, अब ये पहले तो मृदा बनाए भाई, ये मान लो कोई अपनी सोइल प्रोफाइल है, एक लेयर है, पीसी के ऑप्शन अलग है क्या, अब इसमें अपन कुछ कंडीशंस देखेंगे। जैसे मान लो अपनी सोइल प्रोफाइल है, बीच में कण वण में नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट अपन समझ लेंगे। अब ये अपना जल बहेगा, ये अंदर आ गया, अब ये इन कणों के बीच से जल यूं नीचे जा रहा है, अच्छी बात है सर, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन थोड़ा सा गहन विश्लेषण कर लेते हैं। मृदा का यूं सॉरी जल का मृदा में प्रवेश होना क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन है क्या ऑप्शन में, इनफिल्ट्रेशन कौन सी कंडीशन को कहते हैं, ये वाली को। जल का मृदा में प्रवेश क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन। और नीचे की ओर गति, रंध्रों के बीच से जल नीचे की ओर निकल जाता है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, परकोलेशन। ये अपना राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर गति यही होती है। अब इसी में साथ में और ले लेते हैं, यदि इसमें साथ में न्यूट्रिएंट्स
या सॉल्ट्स, पोषक तत्व या लवण यदि उसी जल के साथ नीचे चले जाएं तो उस प्रोसेस को अपन कह देंगे लीचिंग। ये लीचिंग की बात हो रही है भाई, और इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा सीपेज की। अब मान लो इधर से क्या है, कोई नहर वगैरह बह रही है, कोई नहर वगैरह जा रही है, नहर नदी नाले आदि कुछ भी मान लो, तो उसमें से क्या हो रहा है, ये इधर से जल बह रहा है ना, यही मर्दा के अंदर ही अंदर जल की जो अंदर ही अंदर जो क्षैतिज गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर गति को परकोलेशन कहते हैं सर। और ऊर्ध्वाधर गति में नीचे जाते जाते यदि साथ में पोषक तत्व या लवणों को लेके जा रहा है तो फिर उसको कह देंगे अपन लीचिंग। सीपेज किसको बोलेंगे, क्षैतिज गति को। ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर, vertical movement of the soil water is called percolation, and that's why the horizontal flow of the soil water is called seepage। निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, वो तो मृदा पे निर्भर करेगा। पहले मृदा को देखें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। बलुई मृदा दे रखा है, ये तो किसी हालत में नहीं होगा, इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। सिल्ट दोमट इसकी तुलना में बेटर है, दोमट बलुई ये इसकी तुलना में और बेटर है। लेकिन मृत्तिका शब्द दे रखा है इन्होंने, जो आपकी क्ले सॉइल है ना उसकी बात हो रही है। तो क्ले सॉइल की तुलना में जल धारण क्षमता सबकी कम ही होनी है, सबसे स्मॉल पार्टिकल साइज होता है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ले लोगे, आपकी क्ले सॉइल की। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी सिंचाई की विधि शुष्क क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयुक्त होती है। शुष्क क्षेत्र की बात हो रही है भाई, तो चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, पानी सूख जाएगा सर। चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि कौन सी होती है, ये सर ऐसा हमारा खेत और इसमें ये काट दिए डिब्बे, ये लो ज्यादा ही चौड़े कर दिए, ये क्या हो गई अपनी चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। अब इसमें संभव ही नहीं है कुंड सिंचाई विधि। कुंड, अब ये इधर वाले खेत को अपन मान लेते हैं, ये खेत अलग है ना, सारे खेत को यूं, बॉर्डर पट्टी नहीं है ना ऑप्शन में, गलत बना दिया फिर तो। कुंड वाले में क्या होगा, जनरली आप क्या करते हो, आपने देखा होगा आपके खेत में सोविंग जब होती है उसके बाद में इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। इसमें आपने देखा है कि सर यहां पौधा होता है और ये ऊपर मेड़, इसको अपन क्या कहते हैं, मेड़ रिज, और नीचे वाले इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, कूड़ या फरो। ठीक है, यहां उल्टा हो रहा है, जो आपकी आलू गाजर ऐसी फसलें हैं उसके अंदर आप क्या करोगे, इसमें तो कूड़ में तो क्या होगी सिंचाई, और यहां पर क्या कर दोगे, फसल बो देंगे सर। वहां ऊपर क्या कर दोगे, फसल को बो दोगे, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, हाँ बिल्कुल जी, आलू गन्ने में। अब आगे बात करें, इन दो के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्यारी में पानी भराव वो उसी से संबंधित है, लेकिन जब ये छोटे पैमाने पर हो, पूरे खेत को डिवाइड नहीं किया गया हो, तो वो क्यारी में पानी भराव एक सेपरेटली सेम मेथड है, कोई अलग नहीं। बहुत सारी सिंचाई विधि ये सक्सेस है क्योंकि ये सारे सरफेस मेथड है, और इसकी तुलना में ये क्या है, शुष्क क्षेत्र में आसानी से सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है।
ऐसी सिंचाई विधि जिसमें यंत्र की आवश्यकता पड़े, बेसिन विधि, केबलगेशन, प्रवाह और खांचा। जनरली तरीका देखा जाए तो चारों के अंदर ही कोई बहुत बड़े यंत्र की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बात करें बेसिन विधि के अंदर, आप जैसे ही आपके स्रोत से जल निकला, आप खुली सिंचाई उसमें हो सकती है, किसी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। प्रवाह विधि सिंचाई की आवश्यकता वैसे ही नहीं पड़ती। खांचा विधि इसके अंदर भी जनरल नहीं पड़ती, क्योंकि जो जो खांच आपने कट मारे हैं आपने, ठीक है, फरो मेथड, जो जो कट आपके द्वारा लगाए गए हैं उनके अंदर से जल बह जाएगा, तो आपको वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर केबलगेशन बता भी रहे हो और साथ में टेंशन के इमोजी भी डाल रहे हो तुम लोग। केबलगेशन मतलब आपका जो खेत होता है, इसमें क्या है कि इस मेथड के अंदर जैसे तुमने नहर के पाइप देखे वैसे पाइप आपने अप्लाई कर दिए, और अब इसके अंदर से यूं पाइप अटैच होके और ऐसे निकल जाएगी। यहां से जल उसके अंदर एक लंबी लाइन कतार के अंदर दे दिया जाएगा, जो पूरी एक साथ में भरती रहेगी धीरे धीरे। तो ये एक प्रकार से प्रेशर जनरेट करना, पाइप वगैरह, तो यहां पर यंत्रों की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। तो केबलगेशन विधि अपन इसमें सही कर देंगे। फिर अपन आगे बढ़े। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था, बच्चा बच्चा जानता है, CRI कहीं भी नजर आ जाएगा ना, उसी को कर दूंगा सर। CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको किसने दिया था? इसको RBL भारद्वाज ने खोजा था सर। RBL भारद्वाज ने इसको खोजा था। सिंचाई की, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था, फूल आते समय शीर्ष जड़ जमने पर। नजर आ गया ना, यह ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। यहां आ जाएगा आपका क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। कब आती है? 21 दिन आपने लिख रखा है, वेरी गुड। 21वें दिन ये ऑथेंटिक है। यदि ऐसा नहीं आता है, रेंज में पूछे, तो अपन 20 से 25 दिन कर देंगे, ठीक है भाई। बढ़े आगे। शुष्क खेती कहां की जाएगी? जहां वर्षा 750 mm से कम हो, वहां क्या करेंगे? ड्राई फार्मिंग करेंगे सर, ठीक है। ज्यादा हो तो फिर रेन फेड कर दोगे, रेन फेड फार्मिंग 750। 750 से ज्यादा वर्षा होती है तो रेन फेड फार्मिंग करते हैं। गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? जल पलवन विधि, रिंग विधि, थाला विधि और क्यारी विधि। रिंग और थाला में क्या फर्क है? रिंग में तो सर यूं अंगूठी बनेगी, एक से दूसरे में रोग फैल जाता है, ये रिंग की बात हो रही है। लेकिन थाला के अंदर ये लो, इस प्रकार के थाले होंगे आपके, तो एक से दूसरे में डिजीज कम फैलेगा। तो यहां पर क्यारी विधि मेरे को संभवतः सही लग रहा है। लेकिन अब की बार जब क्वेश्चन आएगा तो जेड 2016, ये बहुत पुरानी वाली जो किताब थी, पहले वाली किताब जो हम लोगों ने पढ़ी थी, अब तो 7-8 साल से सेम ही किताब चल रही है, उस किताब के अंदर वो तब की कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूछा गया था। अभी आपके क्या है कि बॉर्डर स्ट्रिप जो मेथड है, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि है ना, उसको आप गेहूं के लिए स्पेशली याद रखोगे, क्योंकि तेज प्रवाह की आवश्यकता होती है बॉर्डर पट्टी में, और तेज प्रवाह को वही फसल झेल सकती है जिसको सघन रूप से बोया जाए। बॉर्डर पट्टी या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है कुंड विधि, क्यारी विधि,
सीमांत पट्टी या बॉर्डर स्ट्रिप जिसको आप कहते हो, और फव्वारा सिंचाई विधि, वही पहले वाली बात ही फिर हो गई। ये तीनों ही क्या है? सरफेस इरिगेशन है सर। सतह से होंगे तो अंतःस्राव की समस्या आएगी, यहां जल बचेगा ना अंतःस्राव की तुलना में, तो ऑप्शन फव्वारा विधि राइट हो जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। भाई इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर हो रहा है, तो उसको अपन, हाँ बिल्कुल, इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन बोल देंगे, और इकट्ठा उसको क्या कह देते हैं? फर्टिगेशन। हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन होता तो हर्बिगेशन। कोई भी केमिकल सब्सटेंस लाइक दैट, इंसेक्टिसाइड्स जो आपके होते हैं मेनली उनसे रिलेटेड है, यदि उनके साथ में इरिगेशन देते हो तो वो आपका केमिगेशन हो जाएगा। बिल्कुल, ये सबको आ रहा है। यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए? 1 सिंचाई उपलब्ध हो तो कब करेंगे? सर 1 सिंचाई उपलब्ध हो तो टेक दो CRI पर, मुख्य क्रांति की अवस्था यही है। 1 हो तो कब करनी है? CRI पर। और दूसरी हो तो पुष्पन अवस्था है क्या इसमें? फ्लोवरिंग, बिल्कुल, सिरस जड़ जमने वह पुष्पन अवस्था, यह क्राउन रूट इनिशिएशन के साथ में फ्लोवरिंग। और 3 हो तो, यदि आपके पास 3 सिंचाई हो तो पहली तो CRI फिक्स है, और दूसरी ये वाली जो फ्लोवरिंग है ना, ये वाली जो फ्लोवरिंग वाली स्टेज है, इसी को आप क्या लिखोगे? बूटिंग। और तीसरी मिल्क स्टेज पर, मिल्किंग नहीं बोलोगे उसको, मिल्क स्टेज बोलोगे। मिल्किंग दूध निकालना होता है भाई, है ना। मिल्क स्टेज, यदि आपसे 1 इरिगेशन अवेलेबल है तो CRI पर करेंगे, 2 अवेलेबल हैं तो ये पहले तो इसमें फ्लोवरिंग दे रखा है, भविष्य में हो सकता है आपको बूटिंग लिख के देगा, है ना। CRI प्लस बूटिंग और फ्लोवरिंग कह सकते हो उसको, है ना। और जो यदि आपके पास में 3 इरिगेशन अवेलेबल हो तो CRI, बूटिंग और मिल्क स्टेज पर उसको आप अप्लाई कर दोगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नापी जाती है। क्षेत्र क्षमता कब नापते हैं भाई? 48 से 72 घंटे में नापते हैं। भाई आज बारिश आ गई या आज सिंचाई कर दी, कुछ भी कर दिया, अब अपनी मृदा कितने जल को धारण कर पाती है, यह अपने ब्लूमिंग जो आप डाल रहे हो, ब्लूमिंग इसमें नहीं लिख पाओगे आप। ब्लूमिंग आप जो आपकी पल्सेज वगैरह होती या ऑयल सीड होती तो आपका ये चल जाता, तो बूटिंग ही करोगे आप इसमें, है ना। शब्द सेम ही है, टर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ के जाओगे वो टर्म देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर आप कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे। आज आपने कोई भी सिंचाई कर दी या कोई बारिश आ गई, वर्षा आ गई, उस वजह से आपकी जो फसल है उसने, सॉरी, आपकी जो मृदा है, जो क्षेत्र है, आपका खेत है, उसने कितने जल को अपने अंदर धारण कर लिया, रोक लिया, तो ये अपन कब मेजर करते हैं? 48 से 72 घंटे बाद में मेजर करते हैं सर, ठीक है। खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है सर? आपका जो जल है इसका कितना यूज हुआ, इसकी गणना किस सूत्र से करेंगे? देखो हर चीज रटने की नहीं होती, कई चीज ऐसी हैं बिल्कुल आदमी जनरल दिमाग लगाए भी कर सकता है। यहां पे मैंने जल को अप्लाई किया, ये विकास कुमार जी क्या पूछना चाहते हो, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। प्लस क्रॉप्स इन यूज, थोड़ा डिटेल में इसको डाल दो, आपको जवाब दे देंगे। आर्थिक उपज, आर्थिक उपज अपॉन जल उपयोग
काश्त की लागत बटे में जल उपयोग, वाष्पन दर बटे में जल उपयोग, या जल उपयोग बटे में आर्थिक उपज? नहीं भाई, मेजर किसको करना है? खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना करनी है कि कितना उपयोग आपका खेत है। देखो दो पक्ष हैं, एक खेत है, दूसरा आपने वो जल दिया वो है, और उसकी कितनी क्षमता इसकी मेजर कर रहा हूं, क्षमता इसकी मेजर कर रहा हूं, यानी इसका पलड़ा हल्का है, खेत का पलड़ा हल्का है। अब खेत को मेरे से क्या काम, मतलब मेरे को खेत से क्या काम? खेत से जो उत्पादन मिला है वो मेरे काम की बात है, और उसीलिए मैंने वो जल अप्लाई किया था, उसीलिए किया था भाई। तो ये जो जल है जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो जल है मेरे पास में जिसको मैं इस खेत के अंदर अप्लाई कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? ये पक्ष है, ये पहन वाला भाग जल का है, ये जल है, इसको मैं खेत में अप्लाई कर रहा हूं, तो इस जो उपज आएगी वो इसकी तुलना में कम है। ठीक है, आर्थिक उपज बटे में जल उपयोग। आर्थिक उपज क्या होती है सर? आर्थिक उपज कैसे काउंट करते हैं? आर्थिक उपज का अर्थ है कि भाई एक तो वो चीज जो बिके, एक होती है आपकी जैविक उपज, जैसे कोई फसल ले लो आप, चारे वाली फसलों की आर्थिक उपज 100% होती है, क्योंकि चारे के लिए उगाया था और सारी की सारी फसल ही काम आ गई। गेहूं की बात कर लेते हैं, तो गेहूं में दाना प्लस भूसा दोनों चीज अपने को मिली ना, लेकिन अपने यूज में क्या आती है? केवल यूज में वो भूसा भी आता है सर, सेल दोनों करते हैं, लेकिन यहां पे वो डिमांड के अकॉर्डिंग है। मेन पर्पज उसका ये होता है कि उसका सीड अपने जनरली काम में आता है। तो ये जो दाना है, ये जो आपका दाना है, ये क्या हो गया? उसकी आर्थिक उपज। और दाना प्लस भूसा दोनों को मिला करके बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसकी जैविक उपज। ठीक है, तो उस आर्थिक उपज में जितना जल उपयोग में है उसका भाग दे देंगे अपन, तो वो क्या आ जाएगी? अपने खेत की जल उपयोग क्षमता आ जाएगी भाई। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? धान की जलमांग सर्वाधिक है क्या? 900 से 2500 mm होती है सर, होती है। गन्ने की 1500 से 2500 mm होती है सर। गेहूं की 450 से 650 mm होती है, और मक्का की 500 से 800 mm होती है। मिलीमीटर की बात कर रहा हूं, सेंटीमीटर में बोलूंगा तो 90 से 250, 150 से 2500, 45 से 65 और 50 से 80 सेंटीमीटर में। तो सबसे अधिक जलमांग इस दशा में तो होगी गन्ने की, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि प्रतिदिन के हिसाब से सबसे ज्यादा जलमांग किसकी होती है? प्रतिदिन के हिसाब से सबसे ज्यादा जलमांग सर धान की होती है। इसकी किस हिसाब से ज्यादा है? प्रतिदिन के हिसाब से जलमांग सबसे ज्यादा किसकी है? धान की। क्यों सर? 2500 ये है, 2500 ये अधिकतम, तो इतना ही आ रहा है। एक सेकेंड, अधिकतम तो सिमिलर ही है, तो फिर मैं कैसे मानूं इसकी प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा है? भाई इसको ये जल उपयोग में लेने में लगेंगे 8 से 11 महीने, कोई 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, अलग अलग टाइप की वेराइटीज है ना। इतने टाइम के अंदर ये 1500 से 2500 mm जल को प्रति इकाई क्षेत्रफल में धान की, प्रति इकाई क्षेत्रफल भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रतिदिन वाला क्वेश्चन जो है वहां टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे की। तो और ये है, ये इस जल को कंज्यूम कर देगा 4 महीने में ही, इसको इतना जल 4 महीने में चाहिए और इसको 8 से 11 महीने में, तो फिर उसकी प्रतिदिन के हिसाब से जल मांग ज्यादा हो जाती है। आगे बात करें, CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? अभी बात करके गए थे अपन, क्राउन रूट इनिशिएशन, RBL भारद्वाज ने खोजा। 21वें दिन आती है, गेहूं की फसल में आती है, मुख्य क्रांतिक अवस्था है, प्रथम क्रांतिक अवस्था है किसकी? गेहूं की फसल की। ठीक है भाई, यहां इकाई याद, वहां दिन भी याद। वेरी गुड,
आपको दोनों याद हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके 11th और 12th के जो नए बैच हैं वो कल नहीं 22 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। आप अति शीघ्र अपनी सीट कंफर्म करवाएं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें, लगे रहें, लगातार मेहनत करते रहें। ऐसे ही आप रोजाना जुड़िए, अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्किल को और बेटर बनाइए। लगातार हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।